इसके अंदर हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, हम बोलते हैं स्टार्टिंग में सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगने वाला है 10 lakhs। अब अगले 5 साल तक, 1, 2, 3, 4 और 5, अगले 5 सालों का हम क्या एस्टिमेट करते हैं, कैश इनफ्लो। ठीक है, ये कैश इनफ्लो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं इसका। सपोज एनुअल कैश इनफ्लो आता है हमारा 4 lakhs का। अब एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए भी आपको पता है क्या क्या चीजें चाहिए होती है। इसके लिए आपने सेल्स कंसीडर की होगी, एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि फ्यूचर में जो डेटा है उसको आज आप एस्टिमेट कर रहे हो। मतलब कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है वो बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ठीक है ना, फ्यूचर की जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, फोरकास्टिंग क्या सर्टेन होती है या अनसर्टेन होती है? क्या फोरकास्टिंग के जो रिजल्ट होते हैं वो कंफर्म है क्या कि जो हमने 4 लाख का एनुअल कैश इनफ्लो बोला है वो 4 लाख का एनुअल कैश इनफ्लो आएगा ही आएगा? जो हमने सेल्स बोली है वो सेल्स आएगी आएगी, जो एक्सपेंस हमने एस्टिमेट किए हैं उतने एक्सपेंस लगेंगे। तो हम बोलेंगे फोरकास्टिंग इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो ये जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है, इस रिस्क को इस चैप्टर में आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट और रिड्यूस। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, करना वही काम है आपको, बस ये जो रिस्क फैक्टर आ रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से, उसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट। अब वो कैसे होगा, वो होता है कंजर्वेटिव अप्रोच लगा के। कौन सी अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर सिंगापुर घूमने जाना है, ठीक है ना, सिंगापुर का अगर आपको टूर करना है, तो मैंने आपको बोल दिया कि 50,000 रुपए आपकी जरूरत पड़ेगी, 50,000 रुपए में आप ये टूर करके आ जाओ। मुझे बताओ, आप में से कौन होगा जो 50,000 ही लेके जाएगा, या फिर आपका मन करेगा कि 50,000 से कुछ ज्यादा लेके जाते हैं, कहीं बाई चांस जरूरत पड़ गई? ठीक है ना, इसमें भी अनसर्टिनिटी है या नहीं है? ऑलवेज देयर इज अनसर्टिनिटी। तो कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं हम क्या बोलते हैं, चलो 70,000 लेके चलते हैं, तो 20,000 हमने स्पेयर में ले लिए। बस वही काम है आपको यहाँ करना है। अगर हमने एस्टिमेट लगाया कि 4 लाख का कैश इनफ्लो है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच लो। ऐसा मत मानो कि 4 लाख का कैश इनफ्लो है, इसको थोड़ा कम मान के चलो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई फ्लक्चुएशन आ भी जाए तो उससे हम डील कर पाए। क्लियर है, आ रहा है समझ में बात? ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सी टेक्निक्स यूज लेनी है आपको इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। वो 1 बाय 1 हम मेथड देखते रहते हैं। देखो सबसे पहला मेथड जो कि मोस्ट आपके एग्जाम में आता भी है, ये होता है डिसीजन ट्री टेक्निक। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या बोल रहा है कि, लो जी जूम ऑन। ठीक है, तो आपको पहले तो आप बेस बनाना है हमेशा माइंड में कि इस चैप्टर में क्या करने वाले हो आप। तो चैप्टर में जो फोरकास्टिंग की वजह से हो सकता है अनसर्टेनिटी, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला जो टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर का जब आप एस्टिमेशन लगाओ, तो आप ऐसा एस्टिमेट लगाओ ही मत ना कि आपका कैश इनफ्लो 4 लाख होगा। आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एस्टिमेट लगाओ। आप 2 या 3 आउटकम निकालो कि हो सकता है 3 लाख का कैश इनफ्लो भी हो जाए, हो सकता है 2 लाख का कैश इनफ्लो भी हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी 60%, इसकी 40। हालांकि ये भी सारा फोरकास्टिंग पे बेस्ड है, पर इससे कहीं ना कहीं रिस्क क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आपने जो इनफ्लो है उसको प्रोबेबिलिटी वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, होने को ये भी गलत हो सकता है, तो आप 100% एक्यूरेसी तो कभी ला ही नहीं सकते इसमें। चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं और इससे समझाते हैं आपको डिसीजन ट्री किस तरीके से बनाना है आपको। A firm has an investment proposal requiring an outlay of 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपए का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। The investment proposal is expected to have 2-year economic life with no salvage value। ठीक है, in year 1 there is 0.4 probability that cash inflow after tax will be
25,000 रुपए। ये लो जी। तो कैश इनफ्लो वो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 25,000 होगा, इसकी 0.4 प्रोबेबिलिटी है, और 30,000 होगा, इसकी 0.6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी असाइंड टू कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2, सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो डिपेंड करेंगे फर्स्ट ईयर में कितना होता है। अगर फर्स्ट ईयर में 25,000 रहा तो सेकेंड ईयर में ये चांसेस है, अगर फर्स्ट ईयर में 30,000 रहा तो सेकेंड ईयर में ये चांसेस है, और इनके चांसेस की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, और 12% की डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है। ठीक है, क्लियर है डेटा, यहां तक सिंपल है। अभी तक आपने चैप्टर यूनिट 1 में जो किया था वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे आपने बोला था ईयर 1 में कैश इनफ्लो आता है मान लेते हैं 27,000, ईयर 2 में कैश इनफ्लो आता है मान लेते हैं 25,000, निकालो एनपीवी, कोई दिक्कत नहीं थी ना। पर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक कैश इनफ्लो नहीं दे रखा, मल्टीपल कैश इनफ्लो दे रखे हैं, वो भी उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, बोल रहे क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। चलो, डिसीजन ट्री क्या होता है, पेड़, पेड़ बनाना है आपको। पेड़ क्या होता है, जिसकी डालियां बनानी है साथ में। ठीक है, तो क्यों ट्री बोलते हैं इसको, ट्री के जैसा दिखेगा ये बनाने के बाद। इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिसीजन ट्री बनाना है, फर्स्ट पार्ट डिसीजन ट्री। चलो जी, डिसीजन ट्री क्या है, पहले तो लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगा रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट 40,000, दिस इज कॉलम नंबर 1। ठीक है जी, अब फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो आप 2 एरो लगा दोगे। जैसे आपने कॉल में किया था ना, एक डिसीजन ट्री बनाया था हमने कॉल ऑप्शंस में, पुट ऑप्शन में वैल्यूएशन के लिए, वैसा ही करना है आपको यहाँ। तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, देखो, या तो आउटकम होगा 25,000 रुपए, या आउटकम होगा 30,000 रुपए। करेक्ट है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25,000 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। दिस इज फॉर ईयर 1, ऊपर लिख देते हैं दिस इज ईयर 1, दिस इज टुडे। चलो, अब ईयर 2 का क्या होगा, देखो ईयर 2 में बोल रहे हैं 25,000 अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में ये, मतलब अगर यहाँ 25,000 है तो सेकेंड ईयर ईयर 2 के इनफ्लो क्या क्या होंगे, 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 एरो लगा दो। क्या क्या पॉसिबिलिटी, 12, 16, 22, 12,000, 16,000 और 22,000। प्रोबेबिलिटी पॉइंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। देन 30,000 अगर है तो भी 3 आउटकम पॉसिबल है, 20, 25, 30, 20,000, 25,000 और 30,000, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.4, 0.5, 0.1, 0.4, 0.5, 0.1। लो जी, अब इसको आप टेढ़ा करके देखो, इसको रोटेट करो लेफ्ट साइड में तो आपको पेड़ जैसा दिखेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, दिस इज डिसीजन ट्री, ये है आपका डिसीजन ट्री। बन जाएगा ना ऐसा, तो नोट करो इसको फटाफट।
नोट करके मैसेज डाल देना। चलो मुझे पहले बताओ, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ फर्स्ट ईयर में 25,000 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट ईयर में 25,000 का कैश इनफ्लो आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.40 बोल दो या 40%, ठीक है। बताओ सेकेंड ईयर में 12,000 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? अच्छे से क्वेश्चन सुनना फिर जवाब देना। मैं बोल रहा हूँ सेकेंड ईयर में 12,000 कैश इनफ्लो हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.2 इज रॉन्ग। 0.08 जिसने बोला है हरीश, साक्षी, हरीश ने तो 0.8, 0.08 जो बोल रहा है उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्यों? देखो 12,000 होने के लिए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, अदरवाइज तो इन सब प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए था, है ना। इसका टोटल 1 नहीं है, तो आपको वो बता रखा है कि सेकेंड ईयर में अगर आप चाहते हो 12,000 का कैश इनफ्लो हो तो फर्स्ट ईयर में 25,000 का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो आपको दिख रही है टोटल कितने आउटकम है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 6 आउटकम आपके सामने है, ठीक है। तो 6 आउटकम और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो मैं एक बार यहाँ एक कॉलम बना देता हूँ केवल बताने के लिए, बाकी अलग से टेबल बनाएंगे इसके। देखो 12,000 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ये वीडियो किसका चालू है, इसको ऑफ करना। बताते जाओ। फर्स्ट आउटकम की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08। सेकेंड की 0.12। थर्ड की 0.20। फोर्थ की 0.24, देन 0.30 एंड देन 0.06। अब देखो इसका टोटल 1 आना चाहिए। आ रहा है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पूछा है नेक्स्ट? What NPV will the project yield if first outcome is realized? What is the probability? What is the best and probability of that occurrence? Will the project be accepted? तो तीनों 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे अभी देखते हैं। इसके बाद एक तो डिसीजन ट्री बना लेना, इसके बाद एक टेबल बनानी है आपको। टेबल क्या बनानी है वो देखो। आउटकम, कितने आउटकम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी है आपके सामने। अगर ये प्रोजेक्ट आप करते हो तो 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो हर पॉसिबिलिटी में मुझे बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इस टेबल को एक बार आप नोट मत करना, इसके कॉलम कितने बनेंगे, ठीक है। तो आपके कॉपी में जगह कम पड़ सकती है, एक बार देख लो। हर कोई सा भी आउटकम हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 40,000 ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है जी। चलो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो बोल देते हैं या कैश फ्लो बोल दो, एक ही बात है। कैश इनफ्लो ऑफ ईयर 1, ईयर 1 का कैश इनफ्लो कितना होगा? हर आउटकम में सेम है क्या? नहीं, देखो फर्स्ट 3 आउटकम में तो 25,000 है, और अगले 3 आउटकम में कितना है? 30,000। करेक्ट है क्या? चलो अब इसका करो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1 कैसे करेंगे? पी फैक्टर दे रखा होगा आपको, ये रहा 12% से पी फैक्टर दे रखा है। 0.8929 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आता जाएगा। 0.8929 से मल्टीप्लाई करो, ये तो आएगा 22,323 रुपए, फिर 22,323,
फिर 22,323 और 30,000 की जगह कितना आएगा 26,787। ओके यहां तक। चलो कैश इनफ्लो ऑफ ईयर 2 बताओ। ईयर 2 का कैश इनफ्लो हर आउटकम में अलग अलग है ना। फर्स्ट आउटकम में कितना है 12, 16, 22, 12,000, 16,000, 22,000, 20, 25, 30, 20,000, 25,000, 30,000। ठीक है जी। और इसका करो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ईयर 2। ईयर 2 की कैश इनफ्लो करोगे तो ईयर 2 के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं 0.7972 0.7972 से मल्टीप्लाई करो चलो इनटू 12,000। तो फर्स्ट आउटकम का पीवी आएगा 9566। देन 12,755। देन 22,000, 17,538। देन 20,000, 15,944। फिर 25,000, 19,930 और फिर 30,000, 23,916 रुपए। अब मुझे बताओ इस डेटा को यूज करके आप हर आउटकम की एनपीवी बता सकते हो क्या। कैसे बताओगे क्या क्या डेटा यूज करना पड़ेगा एनपीवी के लिए। दोनों कैश इनफ्लो को दोनों पीवीसीआई को जोड़ दो। देखो इस पीवीसीआई को जोड़ दो इस पीवीसीआई को जोड़ दो इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर दो। यही तो होता है एनपीवी का फॉर्मूला पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। करो फर्स्ट आउटकम का एनपीवी निकालो 22,323 प्लस 95,166 माइनस 40,000। नेगेटिव आएगा फर्स्ट का -8,111। सेकंड निकालो 22,323 प्लस 12,755 माइनस 40,000। तो ये भी माइनस का आएगा 4,922। देन 22,323 प्लस 17,538 माइनस 40,000। ये भी नेगेटिव आएगा माइनस का 139। देन 26,787 प्लस 15,944 माइनस 40,000। तो ये आएगा 2,731 रुपए। फिर 26,787 प्लस 19,930 माइनस 40,000। तो ये आएगा 6,717 रुपए। एंड लास्ट 26,787 प्लस 23,916 माइनस 40,000। तो ये आएगा 10,703 रुपए। ओके यहां तक। अब देखो ये हर आउटकम की एनपीवी हमने निकाल दी। ठीक है। अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होनी चाहिए तो इस कॉलम का एवरेज ही तो करना है मुझे। तो ये चीज तो बहुत बार की हमने। इस लास्ट वाले कॉलम का एवरेज करना है। और एवरेज का कैसे होता है फ्यूचर डेटा का एवरेज कैसे होता है बताना। प्रोबेबिलिटी को यूज करके ना। तो यहां आपको लिखनी पड़ेगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी निकाली थी हमने। कितनी आई थी 0.08, 0.12, 0.20, 0.24, 0.30, 0.06 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड या एवरेज एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी बोल दो एवरेज एनपीवी बोल दो। 8111 इंटू 0.08 ये आएगा माइनस में -649। 4922 इंटू 0.12 ये आएगा -591। देन 139 इंटू 0.20 ये आएगा -28। 2731 इंटू 0.24 ये आएगा 655। फिर 6717 इंटू 0.30
ये आएगा 2015 एंड लास्ट इज 10,703 इंटू 0.06, ये आएगा 642। टोटल कर दो इसका। टोटल में कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। 2044, दिस इज योर एक्सपेक्टेड एनपीवी। और एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कि 6 आउटकम्स का हमने जब एवरेज निकाला तो वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका फोर्थ जो पार्ट है वो आ गया, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, तो फोर्थ पार्ट का आंसर यहां से आएगा। अब सेकंड और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है वो देखो। What NPV will the project yield if worst outcome is realized? कौन मुझे बताएगा 6 आउटकम में से सबसे गंदा आउटकम कौन सा है? Which is the worst outcome? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 आउटकम है ना। वर्स्ट आउटकम कौन सा है? फर्स्ट वाला। और बेस्ट आउटकम कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ कैसे बोल रहे हो आप? फिफ्थ इज रॉन्ग। वर्स्ट आउटकम तो फर्स्ट है, पर बेस्ट आउटकम फिफ्थ नहीं है। सिक्स ऑन एनपीवी, बिल्कुल एनपीवी के बेसिस पे बताएंगे, एवरेज एनपीवी के बेसिस पे नहीं बताएंगे। एवरेज तो तब लगेगा ना जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम तो बात करें आउटकम कौन सा बेस्ट है। तो अगर सबसे ज्यादा एनपीवी कौन दे रहा है, देखो सबसे ज्यादा एनपीवी दे रहा है आपको आउटकम नंबर 6, तो ये बेस्ट हो गया। सबसे कम एनपीवी कौन दे रहा है? सबसे कम एनपीवी दे रहा है आउटकम नंबर 1, तो ये हो गया वर्स्ट। ठीक है, तो आपकी बुक में भी एक मिस्टेक कर रखी है, ध्यान रखना। एक जगह पे, सब जगह पे नहीं, एक जगह पे उन्होंने इस वाले कॉलम के बेसिस पे वर्स्ट और बेस्ट बता रखा है, जो कि गलत है। वर्स्ट और बेस्ट का डिसीजन कौन से कॉलम के बेसिस पे होगा? एनपीवी के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड एनपीवी के बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद आता है। ठीक है, तो अब पूछा क्या उन्होंने, बोल रहे हैं व्हाट एनपीवी विल प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड। तो वर्स्ट आउटकम अगर होगा तो कितनी एनपीवी होगी? -8,111। अब आप इसका आंसर नीचे लिख सकते हो यहाँ पे, सेकंड वर्स्ट आउटकम, वर्स्ट आउटकम इक्वल टू आउटकम फर्स्ट वेयर एनपीवी इज लीस्ट। ठीक है, और कितना एनपीवी है? एनपीवी एट वर्स्ट आउटकम इज इक्वल्स टू -8,111। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टेबल में ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस? वर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 8%। ठीक है, परसेंटेज में लिख देते हैं, 8% बोल दो, पॉइंट्स में बोलना है तो 0.08 बोल दो। चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है व्हाट विल बी द बेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी। चलो बेस्ट आउटकम कौन सा होगा? बेस्ट आउटकम इक्वल्स टू आउटकम 6 वेयर एनपीवी इज हाईएस्ट। और एनपीवी है कितने इस पे? 10,703। 10,703 की एनपीवी आएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.06 और 6%। तो देखो बेस्ट आउटकम आया इसके चांसेज है 6% और वर्स्ट आउटकम आया इसके चांसेज है 8%। डन।
एंड लास्ट इज फोर्थ। फोर्थ बात कर रहा है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो देखो एक्सपेक्टेड एनपीवी आपने निकाली जो कि पॉजिटिव आई है 2044, तो आप लिखेंगे सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी is positive, therefore the project should be accepted। लो जी, अब जूम आउट कर देता हूँ, नोट कर लो इसको फटाफट और नोट करके मुझे बता दो। तो जब भी डिसीजन ट्री का क्वेश्चन आएगा ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे घुमा फिरा के, ठीक है। तो इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, वो अवॉइड करनी है। एक्सपेक्टेड एनपीवी वाले कॉलम को बेस बना के बेस्ट और वर्स्ट नहीं बताओगे, आप बताओगे एनपीवी वाले कॉलम को बेस बना के, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लेना क्योंकि बाद में जाके मिस्टेक हो जाती है। सबका हो गया डन? ओके, चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल और केवल डेटा चेंज किया उन्होंने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं की, केवल अमाउंट चेंज किया है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है आपको होमवर्क में। नेक्स्ट पे आ जाओ। वन का बी अभी बाद में करेंगे, चलो पहले करवा देते। वन का बी थ्योरेटिकल है, वो आपको ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वो, तो सेपरेट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है डू पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी of evaluating investment proposal lead to same acceptance या rejection and ranking decision, in what situation will they give conflicting results। तो देखो दो क्राइटेरिया आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, एनपीवी और पीआई। क्या इन दोनों से जो डिसीजन आता है, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन में दो ही चीजें होती है, या तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या आप बोलोगे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये तो है डिसीजन। एंड दूसरा बोल रहा है रैंकिंग। रैंकिंग की बात कब आती है, जब प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो। तो इसका आंसर आप दोगे दो तरीके से।
मैं आपको चार्ट फॉर्म में लिखा देता हूं उसको। इलस्ट्रेशन 1 का बी पार्ट अगर बोल रहे हो आप, तो इसमें है एनपीवी वर्सेस पीआई। सिंगल प्रोजेक्ट, अगर एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो, और मल्टीपल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो। बताओ अब आपको क्या लगता है, अगर मैं एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मान लो एक प्रोजेक्ट एक्स ले लिया, उसके इनफ्लो दे रखे हैं, आउटफ्लो दे रखे हैं, उससे एनपीवी निकालूंगा, उससे पीआई निकालूंगा, क्या दोनों का डिसीजन एक्सेप्ट और रिजेक्ट का सेम होगा या नहीं होगा? सिंगल प्रोजेक्ट में डिसीजन लेते हैं हम, और डिसीजन क्या लेते हैं, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अब बताओ आपको क्या लगता है, पहले तो आप बताओ, क्या दोनों से सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा? सेम आएगा। और बताओ, सब बताओ, जिसका जो माइंड चल रहा है वो बताओ, कि आपको क्या लगता है? अगर एनपीवी बोल रहा है एक्सेप्ट करो, तो पीआई भी ऐसे ही बोलेगा कि एक्सेप्ट करो। चलो इसका आंसर लिखते हैं। डिसीजन एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या करना है ना, बोथ विल गिव सेम डिसीजन। दोनों से एक ही डिसीजन आएगा। वेरी गुड। मल्टीपल में डिफरेंस है, दोनों से एक ही आएगा। क्यों आएगा दोनों से एक, वो भी लिख दो आप। बिकॉज इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, देन पीआई विल बी ग्रेटर देन 1। ये आपको पता है, ये एनपीवी अगर 0 से ज्यादा है तो पीआई हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, एंड द प्रोजेक्ट विल बी accepted under both criteria and vice versa। ठीक है जी। तो सिंगल, अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आ जाती है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपको देनी होती है रैंकिंग। रैंकिंग बेस्ड ऑन एनपीवी एंड बेस्ड ऑन पीआई। अब मुझे बताओ, क्या रैंकिंग सेम आएगी क्या? देखो डिसीजन तो सेम आएगा एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का। आप प्रोजेक्ट को रैंकिंग दोगे ना एनपीवी और पीआई के बेसिस पे, वो सेम आएगी या नहीं आएगी? ये सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वाई? देखो अगर दोनों प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट सेम है तो फिर रैंकिंग भी सेम आएगी। दोनों प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो फिर रैंकिंग अलग अलग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। इफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, सेकंड इफ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट अगर सेम है देन सेम रैंकिंग, सेम आएगी रैंकिंग, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट अगर अलग अलग है देन डिफरेंट रैंकिंग में कम। में क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सेम आ जाए, जरूरी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अलग हो तो अलग ही है। लो जी, दिस इज चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आ गया समझ में?
चलो फिर ठीक है। अब देखो एग्जाम में आता है तो पहली बात तो चार्ट नहीं बनाना, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। चार्ट तो आपको समझ में आ जाए इसलिए बनाएंगे। वर्ड्स में क्या लिखोगे, ये चीजें वर्ड्स में लिखनी है, पॉइंट वाइज लिख देना। फर्स्ट पॉइंट सिंगल प्रोजेक्ट, सेकंड पॉइंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल देने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल दे देना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो 2 लाख, इस तरीके से कर। जैसे यहाँ दिया हुआ होगा कोई एग्जाम्पल, देखो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग लिया है ना, तो फिर चांसेस है कि दोनों से आंसर अलग अलग आ जाए। तो एनपीवी 1 लाख आ रहा है, 60,000 आ रहा है, तो इससे प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट हो रहा है, इससे प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी पूछा कि कौन सा बेटर है, एक मिनट रुकना। बस इतना ही पूछा है कि एनपीवी और इवैल्यूएटिंग लीड टू सेम कब आएगा और कौन सी सिचुएशन में कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट आएंगे, तो वो हमने बता दिया। सेकंड भी हो गया। वैसे बेटर कौन सा होता है, चलो इसमें पूछा नहीं है, नीचे लिखो बेटर दोनों में से कौन सा होता है, वो डिपेंड करता है दो सिचुएशन पे। अगेन क्वेश्चन आता है एनपीवी वर्सेस पीआई में विच इज बेटर, ठीक है। तो आपको दो चीजें देखनी है, इफ मनी हैज अल्टरनेटिव यूज, यस और नो, मतलब आपके पास जो पैसे पड़े हैं उसका कोई दूसरा यूज है या नहीं है। अगर दूसरा यूज है तो पीआई बेटर है, अगर दूसरा यूज नहीं है तो एनपीवी बेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए का फंड है और इसका नो अल्टरनेटिव यूज, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है आपको 6 लाख रुपए का और इससे एनपीवी आएगी 3 लाख रुपए की। प्रोजेक्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट करना है आपको 10 लाख रुपए का, एनपीवी आएगी 3.5 लाख रुपए। यहाँ पे पीआई भी निकाल देते हैं, क्या होगा पीआई बताओ देखिए। इसका पीआई तो 1.5 होगा और इसका पीआई कितना होगा 1.35। चलो बताओ यहाँ एनपीवी के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। एनपीवी के बेसिस पे बात करोगे तो प्रोजेक्ट नंबर 2 इज बेटर और पीआई के बेसिस पे बात करोगे तो कौन सा बेटर है 1। अब बताओ इन दोनों में से किसको चूज करें, रीजन बताना साथ में। प्रोजेक्ट 1 में पैसा लगाना चाहिए कि प्रोजेक्ट 2 में पैसा लगाना चाहिए बताओ। सोचो और बताओ। आपके लिए ये तो आपकी पर्सनल सिचुएशन दी है मैंने आपके लाइफ के लिए, अगर आपको ऐसा करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप पैसा कहाँ लगाएंगे। 2 बिकॉज नो अल्टरनेटिव यूज, मतलब क्या हुआ इसका, 2 में क्यों लगाएंगे देखो। हाँ क्यों तो वही पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने ऊपर लिखा दिया आपको, एनपीवी इज बेटर। अल्टरनेटिव यूज नहीं होता तो एनपीवी बेटर है, क्यों, उसका रीजन देखो।
अगर आप 6 लाख रुपए लगाओगे तो भी आपने एक तरीके से 10 लाख रुपए लगा रखे, 4 लाख रुपए तो पड़े ही ना आपके पास, तो आपके तो पूरे 10 लाख रुपए ही काम आ रहे हैं। 4 लाख पे कुछ भी नहीं कमाओगे आप, 6 लाख पे कितना कमाओगे, 3 लाख। तो अल्टीमेटली आपकी वेल्थ कितनी बन जाएगी? अगर आप अपनी वेल्थ को देखोगे प्रोजेक्ट के एंड पे, तो आपकी वेल्थ होगी कितनी, 13 लैक्स की। और अगर 10 लाख पूरे लगा देता हूं तो वेल्थ कितनी होगी, 3.5 लाख, 13.5 लाख सॉरी। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट यूज करोगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। पढ़े ना दो कंसेप्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करोगे तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट नंबर 2 इज बेटर, और वो एनपीवी से आ रहा है आपका। आ रही बात समझ में? क्योंकि 4 लाख पे कुछ नहीं कमा रहे आप, 4 लाख का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो यहाँ पीआई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देना है। और दूसरी तरफ अगर अल्टरनेटिव यूज हो तो, इफ देयर इज अल्टरनेटिव यूज, यही क्वेश्चन है, सेम डेटा है, 9 लाख कैसे होगा? 9 लाख तो ये हो गया, 4 लाख पड़ा भी तो है मेरे पास। मेरे पास टोटल 10 लैक्स है, उसमें से मैंने 6 लाख तो लगा दिए, तो 4 लाख मेरे पास भी तो पड़े हैं, तो टोटल वेल्थ 13 लाख हो जाएगी ना मेरी। अब मुझे बताओ, इसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर पैसे का अल्टरनेटिव यूज है, तो आप ये बोलोगे क्या कि वेल्थ 13 लाख होगी? नहीं होगी 13 लाख, क्योंकि उस 4 लाख पे भी तो कमाऊंगा मैं कुछ। बिल्कुल, उस 4 लाख पे भी कोई ना कोई रिटर्न आ रहा होगा। तो यहाँ पे पीआई इज बेटर, और पीआई के बेसिस पे आप बोलोगे देयरफॉर प्रोजेक्ट 1। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर है क्या सबको? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम। चलो देखो, थर्ड का बी क्वेश्चन करना है पहले। फ्यूचर एस्टिमेशन के बेसिस पे और रिस्क को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3B बोल रहा है डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो 3 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, तीनों प्रोजेक्ट को आप नॉर्मली क्या करते हैं, हम तीनों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 3 जो प्रोजेक्ट हैं, तीनों प्रोजेक्ट को एनपीवी निकालते वक्त डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग यूज करनी है। तो नॉर्मली हम डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करते हैं, सेम। वो बोल रहे हैं अलग अलग यूज करनी है, क्यों? क्योंकि सबका रिस्क अलग अलग है। हो सकता है प्रोजेक्ट एक ज्यादा रिस्की हो, तो ज्यादा रिस्की है तो इसकी डिस्काउंटिंग रेट भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जिस प्रोजेक्ट की रिस्क ज्यादा होगी उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मुझे बताओ, डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होने से पीवीसीआई ज्यादा आता है या कम आता है? कौन बताएगा? 10% से पीवीसीआई निकालो, 12% से पीवीसीआई निकालो, किसका पीवीसीआई कम आएगा? ठीक है, तो सिंपल है, पीवीसीआई कम हो जाता है।
और पीवी कम होने का मतलब एनपीवी भी कम हो जाता है। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। ये अप्रोच क्या बोल रही है, प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो उसकी रेट ज्यादा ले लो, ज्यादा रेट होने से पीवी कम आएगा तो आपको एनपीवी कम आएगा। कम आने से क्या होगा, आप उसका डिसीजन इसी के बेसिस पे लोगे। तो मतलब क्या हुआ कि कल को अगर प्रोजेक्ट में क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कंजर्वेटिव अप्रोच लगा के ऑलरेडी एनपीवी को सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है ये, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड बोलते हैं इसको। तो मेथड का नाम लिख देते हैं पहले। पहले डिसीजन ट्री पढ़ा है आपने, सेकंड मेथड है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, फ्यूचर में होने वाले कैश इनफ्लो को, क्योंकि उसमें रिस्क होती है तो उसके बेसिस पे जिसमें आपको लगता है ज्यादा रिस्क है उसकी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दो। बढ़ाने से अल्टीमेटली आप कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। देखो प्रोजेक्ट ए पीवीसीओ दे रखा है, 5 साल की लाइफ दे रखी है, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है, सीवी दे रखा है 0.4 और नीचे बोल रखा है कि सीवी के बेसिस पे आप डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो। तो जिसकी 0.4 सीवी है उसकी आप डिस्काउंटिंग रेट लेते हो 12%, जिसकी 0.8 सीवी है उसका लेते हो 14%, और जिसकी 1.2 सीवी है उसका लेते हो 16%। तो तीनों प्रोजेक्ट का पीवी से निकालते वक्त आप रेट अलग अलग लेनी है। ओके, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो एक टेबल में काम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, देन प्रोजेक्ट ए बी एंड सी। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है 30,000, 42,000 और 70,000। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट क्या क्या लेनी है, इसमें 12% लेनी है, इसमें 14% लेनी है, इसमें 16% लेनी है। तो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर बता दो, कितने साल का है, 5 साल का है तीनों में। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 5 इयर्स का बताओ। चलो 12% से 5 साल का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 3.6048, 4 डिजिट तक बता देना। 14% का 3.4331। $3.2743। ओके, तो यहां पे आप निकाल दो पीवीसीआई 30,000 इंटू 3.6048, तो ये आ जाएगा 1,08,144। 42,000 इंटू 3.4331, 1,44,190 रुपए। और 70,000 इंटू 3.2743, 2,29,201 रुपए। ठीक है, और पीवीसीओ दे ही रखा है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 और 2,10,000। देन एनपीवी आ जाएगी आपकी 8,144, 24,190 और 19,201। सही है, पूछा क्या था, डिटरमाइन रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, निकाल दी हमने, बात खत्म। डिसीजन पूछा ही नहीं है आपको, सिंपल
रिस्क एडजस्टेड एनपीवी पूछिए तो रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकल गई। अगर आपसे पूछते हैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट नंबर बी। ओके, सिंपल है ना ये टेक्निक। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड में केवल और केवल आपको हर प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग रेट अलग लेनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो ये तो अलग अलग प्रोजेक्ट हो गए। मान लेते हैं क्वेश्चन में एक ही प्रोजेक्ट दिया हुआ आता है ना, तो आपको क्या करना होता है? ये सबने नोट कर लिया तो हटा दो उसको, बताओ एक बार, सबने नोट कर लिया? मुझे बताओ एक सिंगल प्रोजेक्ट का डिस्काउंटिंग रेट क्या लेते हैं? अगर कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो इसकी क्या डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं हम कैपिटल बजटिंग के लिए? बताओ। KO ना, सिंपल, डिस्काउंटिंग रेट इक्वल्स टू KO। सो इन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड, डिस्काउंटिंग रेट विल बी ग्रेटर देन KO। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, कोई भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की अगर KO दी हुई है तो डिस्काउंटिंग रेट आप बोलोगे KO से ज्यादा ले लो ना, क्योंकि KO पे आप डिस्काउंटिंग रेट ले रहे हो तो वो तो नॉर्मल कैपिटल बजटिंग हो गया। आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपका एनपीवी सप्रेस हो क्या है, ताकि डिसीजन आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव बेसिस पे लो। ठीक है, तो मान लेते हैं KO से अगर एनपीवी निकाल रहे हो तो आ रहा है 8,000 रुपए, और KO से नहीं निकाल रहे, ग्रेटर देन KO से निकाल रहे हो तो आ रहा है सपोज -2,000, तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। तो आपने किया कि अल्टीमेटली आपने कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो किया, आपने बोला कि कहीं एनपीवी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना हाथ में रख के चलो। ठीक है, मान लेते हैं इससे 1 लाख आ रहा है, इससे 60,000 आ रहा है, तो आप बोलोगे एक्सेप्ट करो बिंदास, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ऊपर नीचे भी हो गया तो भी 60,000 की एनपीवी तो आएगी। चलो, तो 2 मेथड हो गए हैं आपके, थर्ड पे आ जाते हैं। नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें आपके थर्ड मेथड यूज आ रहा है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 और मेथड का नाम है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। अप्रोच बोल दो, मेथड बोल दो, एक ही बात, लॉजिक। तो शॉर्ट में बोलेंगे CE कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, फ्यूचर के कैश इनफ्लो आपने एस्टिमेट किए, तो अगर आपको लगता है कि कैश इनफ्लो होने वाला है 4 लाख, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको एडजस्ट कर लो। आप इसको कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करके 4 लाख नहीं मानो, इसको मान लो 3 लाख। तो ये 4 लाख से 3 लाख मानना जो आपने आपने किया क्या है, आपने किया है इसका 75%। तो इस 75% को बोला जाता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी अंदाजा बोलोगे 4 लाख तो 3 लाख कर लो, उसमें भी कोई ना कोई आप एक क्राइटेरिया फिक्स करोगे कि जो भी कैश इनफ्लो हमने माने उसके 75% मान के हम कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हम कोई जो रिस्क है उसको कुछ हद तक कम कर पाए। ठीक है, चलो अब ये कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है, काम कुछ नहीं है, आपको केवल कैश इनफ्लो को रिवाइज कर लो और फिर नॉर्मल सॉल्यूशन कर लो। देखो, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, प्रोजेक्ट X एंड Y।
Each require cash outlay 340, 3,30,000 respectively. The CE approach is used in incorporating risk in capital investing. देखो यहाँ पे बोल रखा है CE अप्रोच को यूज करना है रिस्क इनकॉर्पोरेट करने के लिए. The current yield on government bond is 10%, तो इससे को डिस्काउंटिंग रेट ले लेंगे हम. And this is to be used as riskless rate. The expected net cash flow and their CE coefficient are as follows. तो देखो दे रखा है ये कैश फ्लो दे रखे हैं, ये CE दे रखा है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 10% से आपको पीवी फैक्टर भी दे रखे हैं. विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है पहले. चलो मुझे कोई बता सकता है क्या सीई कोफिशिएंट 8 और सीई कोफिशिएंट 0.9 इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके हिसाब से ज्यादा रिस्की है. जिसका सीई कम है वो ज्यादा रिस्की है या जिसका सीई ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है. जिसका कम है वो ज्यादा रिस्की है. परफेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि जिसके इनफ्लो को हम ज्यादा कम कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्की है ना, इसीलिए उसके इनफ्लो हम ज्यादा कम कर रहे हैं. तो पहले प्रोजेक्ट एक्स निकाल दो, दोनों की एनपीवी निकालनी. प्रोजेक्ट एक्स आपको ईयर दे रखे हैं, ईयर 1 2 3. देन कैश इनफ्लो दे रखे हैं 180, 2 लाख, 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख और 2 लाख. फिर सीई कोफिशिएंट भी दे रखा है 0.8, 0.7, 0.5. ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप बोलोगे टोटल बनाना चाहिए. तो ये हो जाएगा सीई सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश इनफ्लो. करो कितना आता है, रिवाइज कर लो कैश इनफ्लो को. 1,80,000 इंटू 0.8 1,44,000. फिर 1,40,000, फिर 1 लाख. ठीक है, ये कैश इनफ्लो हो गए. फिर आपको पीवी फैक्टर दे रखे हैं, पीवी फैक्टर दे रखे हैं एज इट इज उठा के रख दो 0.9091, 0.8264, 7513. तो यहां आ जाएगा आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो. करो. ₹1,30,910, 1,15,696 और 75,130. तो ये आ जाएगा टोटल 3,21,736 रुपए. ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो गया. इसमें से लेस कर दो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि दे रखा है 3,40,000 रुपए. तो एनपीवी कितना आएगा? ₹18,264 नेगेटिव. तो ये प्रोजेक्ट तो गया, ये तो आउट हो गया. एनपीवी इज नेगेटिव, सो प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल. ठीक है क्या? यहां तक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो. चलो ऐसे ही प्रोजेक्ट वाई का निकाल के बताओ. सेम टेबल बनाओ, प्रोजेक्ट वाई का निकाल के बताओ मुझे कितना एनपीवी आ रहा है. क्वेश्चन का डेटा दिखा देता हूं.
41,458 रुपए पॉजिटिव वाली की। और यही आ रहा है क्या सबका? 41,458। ओके, तो इसकी एनपीवी आ जाएगी 41,458 रुपए। अब पूछा क्या है वो देखो क्वेश्चन को। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, तो दोनों की एनपीवी आ गई। बता दो कंफ्यूजन। प्रोजेक्ट वाई लैंग्वेज आपको लिखनी है। Since NPV of project Y is comparatively higher than project X, therefore project Y should be accepted. डन। चलो इसका पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 बोल रहा है इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड इज यूज्ड व्हिच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज्ड विद हायर रेट। इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो मजे आ जाए। अगर इस क्वेश्चन को रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड से सोल्व करें तो कौन से प्रोजेक्ट की रेट जो होगी डिस्काउंटिंग रेट वो आप ज्यादा रखोगे? दीपक ने कहा है एक्स, बाकी लोग? दक्षिता भी बोल रही प्रोजेक्ट एक्स, कोमल भी सेम आंसर है। तो लॉजिक क्लियर है, आंसर लिख सकते हैं। वेरी गुड, लॉजिक समझ में आ रहा है, काम हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है? आप पहले ये लिखो सिंस सीई कोफिशिएंट of project X are comparatively lower, ठीक है। therefore we can say that project X is more risky than project Y, ठीक है। क्योंकि इसके सी कम है इसलिए प्रोजेक्ट एक्स जो है वो ज्यादा रिस्की है। नाउ इफ risk adjusted discounting rate method is to be used, then project X should be discounted with higher rate since it is more risky। नोट कर लो। डन। चलो
नेक्स्ट पे आ जाओ। कितनी टेक्निक हो गई? देखो 3 टेक्निक्स पढ़ाई है मैंने अभी तक आपको। नंबर 1 डिसीजन ट्री अप्रोच। डिसीजन ट्री अप्रोच में क्या करते हैं हम? फ्यूचर के जो कैश इनफ्लो है उनको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ आउटकम्स बनाते हैं और उन सब आउटकम का इंडिविजुअली एनपीवी निकालते हैं और उसका एवरेज कर देते हैं। ठीक है, और वो जो एवरेज एनपीवी है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2 इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। उसमें क्या करना है? प्रोजेक्ट को केओ से ज्यादा रेट पे डिस्काउंट करो। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो रिस्क के लेवल जो ज्यादा रिस्की है उसको ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट यूज करके डिस्काउंट करो। थर्ड इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट अप्रोच। उसके अंदर आपको क्या करना है? जो फ्यूचर के कैश इनफ्लो है उनको रिवाइज करना। रिवाइज करने के लिए एक कोफिशिएंट लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जितना ज्यादा छोटा कोफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट माना जाएगा। चले नेक्स्ट पे, अगली अप्रोच पे आ जाते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करते हैं। देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं क्योंकि इस पे काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। चलो, इसका पीछे क्वेश्चन नहीं है, इसका इस एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम। तो आप इसका डेटा कॉपी कर लो। देखो, नेक्स्ट टेक्निक जो आ रही है आपकी वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये क्या बोलना चाह रहा है? अच्छे से देखो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? बता सकता है कि वो सेंसिटिविटी का मतलब? गंभीर ना जी, दांतों की सेंसिटिविटी आता है ना। बताओ, गेस तो करो। गंभीर थोड़ी होता है। क्या लिखा है ये? संवेदनशील। हाँ जी, संवेदनशील इज द डिक्शनरी मीनिंग। संवेदनशील सही है सेंसिटिविटी का मतलब। तो इसको हम क्या यहाँ पे क्या को रिलेट करेंगे? देखो, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूं, समझना यहाँ पे मुझे बताना। अगर एक प्रोजेक्ट का डेटा आपको दे रखा है, बोल रखा है पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है 1,00,000 की, एनपीवी है 20,000। चलो बताओ, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? कम ऑन फास्ट, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? एनपीवी 20,000 आ रही है, एक्सेप्ट करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जरूरी है क्या फ्यूचर का जो डेटा हो वो सब कुछ सही हो? क्योंकि ये 20,000 की जो एनपीवी आई है ये तो इसी बेसिस पे आई है ना कि फ्यूचर का जो डेटा फोरकास्ट है वो सब कुछ सही हुआ तो 20,000 की एनपीवी आएगी। ठीक है, तो अब आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हो? आप ना तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट लगा रहे हो कि उसको कैश इनफ्लो को एडजस्ट कर रहे हो, ना रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट लगा रहे हो कि डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा रहे हो। आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है एनपीवी को लेके, है ना। हर फैक्टर की सेंसिटिविटी अलग अलग निकलेगी। तो सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एनपीवी। आप ये बताओ कि एनपीवी में कितना चेंज आ जाए कि आपका प्रोजेक्ट हो जाए एक्सेप्ट से रिजेक्ट, या आप बोलो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। एनपीवी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? 0 होता है ना। अब मुझे बताओ एनपीवी में कितना चेंज आ जाए कि एनपीवी 0 हो जाएगी? तो अगर आप अमाउंट में बोलोगे तो कितना होगा? 20,000। अगर आप बोलोगे अमाउंट में तो आप बोलोगे कि 20,000 से अगर एनपीवी माइनस में आ जाए, 20,000 कम हो जाए एनपीवी,
तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट से रिजेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर परसेंटेज में बोल दूं तो 100% होगा क्या? अगर एनपीवी 100% डाउन हो जाए, एग्जिस्टिंग लेवल की बात करेंगे हम, अगर एनपीवी एग्जिस्टिंग लेवल से 100% डाउन चली जाए तो प्रोजेक्ट को कर देंगे रिजेक्ट। चलो एनपीवी पे तो ये 100% आएगा तो थोड़ा सा फील कम आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि सेंसिटिविटी निकालो आप इसकी पीवीसीओ की, अब बताओ विद रेस्पेक्ट टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कितने अमाउंट से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो को कम करें या बढ़ाएं कि प्रोजेक्ट का रिजल्ट चेंज हो जाए? बताओ, पीवीसीओ को बढ़ाएं या कम करें? ओह माय गॉड, 80,000, 20,000 से बढ़ाओ। साक्षी का आंसर इज परफेक्ट। अगर मैं 20,000 से इस अमाउंट को बढ़ा दूं तो क्या एनपीवी जीरो आ जाएगी? और एनपीवी जीरो आने का मतलब क्या? प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब सारा काम एनपीवी पे ही तो जाएगा। हर फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालते वक्त आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कितना चेंज लाएं कि जिससे एनपीवी जीरो हो जाए। अब मुझे बताओ परसेंटेज वाइज बताओ कितनी सेंसिटिविटी है। अगर 1 लाख वाली चीज पे 20,000 रुपए का अगर चेंज आ जाए तो प्रोजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट। तो कितना परसेंट सेंसिटिविटी हुई? 20%। बस यही करना है इस टॉपिक में। आया समझ में? इजी है क्या? इजी है क्या? इजी। चलो अब इसको सोल्व करके देखते हैं एक एग्जांपल से। तो हर फैक्टर की सेंसिटिविटी निकलेगी। तो मीनिंग क्या हुआ सेंसिटिविटी का? कि प्रोजेक्ट में आप बोलोगे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है जो हमने एस्टिमेट किया है उसमें कितना फ्लक्चुएशन आ जाए कि प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वही चेंज हो जाए, है ना? तो सेंसिटिविटी इसको बोलेंगे हम। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये डेटा लिख लो आप और इसके बेसिस पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, लाइफ 3 years, एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो 2 लाख, एनुअल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश आउटफ्लो 1.5 लाख, अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट, तो ये हो गई आपकी डिस्काउंटिंग रेट 10%। बस अब आपको हर फैक्टर की सेंसिटिविटी बतानी है। कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ ईच फैक्टर। कितने फैक्टर दिख रहे हैं आपको इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 आंसर निकालने पड़ेंगे आप। ठीक है ना? टोटल 5 फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो पांचों फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालनी है। क्लियर है क्या? देखो अब कितना इजी है, सॉल्यूशन बड़ा ही इजी है इसका। नंबर 1, सबसे पहले किसकी निकालें? अच्छा एक बार को सबसे पहले काम करो, पहले तो इसकी एनपीवी निकालो एक बार, ताकि एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? एनपीवी इज इक्वल्स टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। और पीवीसीआई कैसे निकलेगी इसकी? 2 लाख इनफ्लो है, 1.5 लाख का आउटफ्लो है, तो नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा इनटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर करो। 10% से 3 साल का क्यूमुलेटिव कितना होता है? 2.4869। ठीक है, ये हो गया आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है? 1 लाख। लो जी बताओ एनपीवी। ₹24,345। बस अब यही करना है आपको। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट अभी एक्सेप्ट हो रहा है, 24,345 की एनपीवी आ रही है। अब आपको सेंसिटिविटी निकालनी है। फर्स्ट नंबर सेंसिटिविटी
विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सारे फैक्टर लेते जाओ वन बाय वन। देखो ये फॉर्मूला लगाते रहो और कुछ नहीं करना आपको। तो एनपीवी कितनी लानी है आपको? 0। तो एक बार तो मैं एनपीवी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। पीवी से की जगह पूरा लिख रहा हूं मैं, एनुअल कैश इनफ्लो माइनस एनुअल कैश आउटफ्लो इनटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, ठीक है, एट द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट और लाइफ कितनी, जो भी लाइफ हो, माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं बोल रहा हूं इसकी जगह मुझे 0 लाना है। तो एनुअल कैश इनफ्लो तो वही रखना है, 2 लाख माइनस 1.5 लाख इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर अभी निकाला ही था हमने, 2.4869 पीवीसीओ की जगह पीवीसीओ लिख देते हैं। देयरफॉर पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आना चाहिए? बोलो कितना आना चाहिए? 1,24,345 आएगा क्या? Therefore sensitivity with respect to initial investment is equal to, पहले कितना था? 1,24,345 माइनस पहले 1 लाख था डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। दिस इज सेंसिटिविटी। कितना परसेंट आएगा? 24.35%। और सेंसिटिविटी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी अपने आप में ही नेगेटिव चीज है। मतलब इसके वैसे सारे आंसर नेगेटिव ही होंगे। सोचना, आउटफ्लो की बात करेगा तो ये बोलेगा आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इनफ्लो की बात करेंगे तो बोलेंगे इनफ्लो घट जाएगा। ठीक है, तो आंसर सारे पॉजिटिव ही निकालोगे। क्लियर है क्या ये? फर्स्ट आंसर क्लियर और नो? चलो फैक्टर नंबर 2 कौन सा है? लाइफ। सेकंड फैक्टर पे आ रहा हूं मैं, लाइफ पे। सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू लाइफ, फॉर्मूला ये लगाऊंगा दोबारा। एनपीवी कितना लाना है आपको? 0 इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? 2 लाख। एनुअल कैश आउटफ्लो कितना है? 1.5 लाख इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालना है आपको। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालना है आपको क्या रेट से? 10% की रेट से। कितने सालों का वही तो नहीं पता, माइनस 1 लाख। तो कुल मिला के इससे क्या कैलकुलेट होगा? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर लाइफ इक्वल टू कितना आएगा बोलो? इसको सोल्व करो, कितना आता है? 2 आएगा ना? चलो अब मुझे बताओ 10% से कितने साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालें कि वो 2 आए? कौन बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर निकलेगा यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम? तो अज्यूम करते जाओ कुछ भी। अब पहले तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, लाइफ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी होगा या कि लाइफ गिरेगी तो सेंसिटिविटी होगी? बोलो। लाइफ गिरेगी तो सेंसिटिविटी बोलेंगे क्या अपन उसको? ये बढ़ेगी तो बोलेंगे? गिरेगी ना। लाइफ गिरेगी तभी तो घाटा होगा प्रोजेक्ट में, तभी तो वो रिजेक्ट की बात चलेगी। देखो 10% से 3 साल का पहले तो बताओ कितना होता है? वो हमने निकाल रखा है। अभी निकाला था ऊपर 2.4869 2.4869 होता है। और क्यूमुलेटिव पी फैक्टर ऑफ
10% 2 साल का निकालो तो कितना होता है? 1.7355। अब जैसे IRR में इंटरपोलेशन करते हो वैसे यहाँ पे इंटरपोलेशन कर दो। देयरफॉर लाइफ इक्वल टू, लाइफ होगी 2 और 3 के बीच में, सिंपल बात है ना। देखो 2 और 3 के बीच में, यहां से आपको जाना कहाँ पे, 2 पे जाना है, तो 2 और इसका गैप तो लिखो यहाँ पे। जबकि आप जब यहां से यहां चेंज कर रहे हो तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है वो नीचे लिख दो। ये लो आ जाएगा इससे आंसर। इंटरपोलेशन किया और कुछ नहीं किया। ये आ गया आपका 2.35 ईयर्स। इतनी लाइफ होगी ना आपके प्रोजेक्ट की। देयरफॉर सेंसिटिविटी बताओ, सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू लाइफ इक्वल टू, पहले लाइफ कितनी थी 3 साल, अब कितनी हो गई 2.35/3 इंटू 100। कितना परसेंट चेंज आ जाए लाइफ में? 21.67% अगर लाइफ में चेंज आ जाए तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट। लो जी, इसको नोट करो और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया क्या? सबका चलो, थर्ड फैक्टर कौन सा है देखो। थर्ड फैक्टर एनुअल कैश इनफ्लो। थर्ड फैक्टर है आपका सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एनुअल कैश इनफ्लो। अगेन वही फॉर्मूले से चलते रहना है काम बार बार में। एनुअल कैश इनफ्लो की जगह ये लिख दो माइनस आउटफ्लो 1.5 लाख का था, और 10% से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 2.4869 एंड माइनस 1 लाख। तो यहां से आपका आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। बताओ कितना आएगा? 1,90,210।
ठीक है। देयरफॉर सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा, पहले था 2 लाख, अब हो गया 1,90,210, तो कितना परसेंट चेंज आया, दिस इज 4.9%, 4.90% का चेंज। क्लियर। फोर्थ फैक्टर, sensitivity with respect to annual cash outflow, 0 equal to 2 lakh minus annual cash outflow multiplied by 2.4869 minus 1 lakh, तो कितना आएगा एनुअल कैश आउटफ्लो। $1,59,789, therefore sensitivity with respect to annual cash outflow कितना होगा, 159,789 minus 1,50,000 divided by 1,50,000 into 100, 6.53%। चले क्या आगे, फिफ्थ फैक्टर कौन सा था, फिफ्थ फैक्टर बताना, डिस्काउंटिंग रेट, सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग रेट। चलो जी, इसमें भी क्या करना है, वही 0 इक्वल टू 2 लाख माइनस 1.5 लाख इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर एट द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट ही तो नहीं पता ना, (3 माइनस 1 लाख। चलो इसका आंसर क्या आता है आपको बताइए, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट (3 इक्वल टू 2 आएगा। बताओ क्या रेट लें जिससे कि 3 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 2 आ जाए, ये तो आपको पता ही अच्छे से, ये तो आईआरआर की बात कर रहा है ना, आईआरआर निकालना है, इसमें आता है आपको सबको निकालना। चलो यूजिंग ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, क्या रेट लें, कितने परसेंट से लें बोलो, 50,000 इंटू 3, अरे चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग, रीजन तो बताओ। 20% से ले रहा हूं मैं एक बार, ठीक है, 20% से आ रहा है 2.1065, नहीं हुआ इससे काम, और चेंज कर लो, एक बार 25% से ले लो ताकि पता लग जाए इसके बीच में आएगा क्या आंसर। 1.952, तो आंसर बीच में है तो ओ निकालो, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 23% से ले लेते हैं, 2.011,
तो लगभग तो आंसर आ गया वैसे 23%, बट और एकदम एग्जैक्ट निकालना है तो आंसर कितना आएगा? 24% से निकालो। ठीक है, तो आंसर 23 और 24 के बीच में, तो यहाँ पे अप्रोक्स कर दो। देयरफॉर डिस्काउंटिंग रेट इक्वल टू 23 प्लस, देखो 23 पे हमें आ रहा है 2.011 माइनस 2 पे जाना है। लो जी बताओ। दिस इज 23.37%। ठीक है, तो सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग रेट कितनी है? अब इसको देखो, दो चीजें हैं, इसको एब्सोल्यूट फिगर में भी लिख सकते हैं हम। एब्सोल्यूट फिगर मतलब क्या? पहले 10% की डिस्काउंटिंग रेट थी, अब 23% की है, तो आप बोल सकते हो कि 13%। ये तो हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स में। पर रिलेटिव टर्म्स में बोलते हैं तो परसेंटेज चेंज बताओ। पहले 23.37, पहले 10% थी, तो 10% के हिसाब से कितना फ्लक्चुएशन आएगा इसमें? वन 33.7% का फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स में लिखा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 13% का चेंज आ जाएगा, तो वो सेंसिटिविटी 13% है। क्लियर है क्या ये सबको टॉपिक? सेंसिटिविटी एनालिसिस, इस चैप्टर में सब सिंपल सिंपल टॉपिक है और छोटे छोटे से हैं। चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी है, ये खत्म हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन थर्ड के ए पे आ जाओ। है थोड़े बहुत, चलो देखते रहो भी आप, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन की लेंथ, देख के पता लग जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपको पता भी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टेक्निक तो सबको पता ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन फ्रॉम एवरेज वैल्यू। पहले एवरेज निकालो, एवरेज से फ्लक्चुएशन निकालो। बस ये वाली टेक्निक स्टैंडर्ड डेविएशन सबको आती है, इसलिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ए। Company is considering two mutually exclusive projects X and Y. Project X cost 3 lakh, project Y cost 3,60,000. You have been given below the NPV and probability distribution. आपको NPV दे रखी है, उनकी probability दे रखी है। Compute expected NPV of project X and Y. तो पहले तो आप expected NPV निकालो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? एवरेज निकालनी है ना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? कंप्यूट रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट। रिस्क का मतलब क्या? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक में निकाल दें। प्रोजेक्ट एक्स की बात करो, चलो पहले प्रोजेक्ट एक्स, एक ही टेबल में हो जाएगा दोनों का काम।
आपको एनपीवी दे रखी है, देन आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो आप यहाँ पे निकालोगे क्या, एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है जी, एनपीवी कितना है, 30,000, 60,000, 1,20,000 और 1,50,000, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1,4,4,1। करो मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड निकालेंगे, ये आएगा 3,000, देन 6 चौक 24,000, फिर 12 चौक 48,000 और फिर 15,000 टोटल। $90,000। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है ना, जिसको एक्स बार लिखते हैं नॉर्मली, तो एक्स बार आ गया, और एनपीवी की जो वैल्यू है इसको एक्स मान लेते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, सही है, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, ये तो करना है। एक्स माइनस एक्स बार निकालो, 30,000 माइनस 90,000 करेंगे तो माइनस का 60,000, देन माइनस का 30,000, देन 30,000, देन 60,000। इसका स्क्वायर करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। चलो जी, 60,000 का स्क्वायर इंटू 0.1 कितना आएगा, ये 3600 लैक्स आता है, 3600 लैक्स। देन नेक्स्ट 30,000 का स्क्वायर इंटू 0.4, ये भी इतना ही आ रहा है, 3600 लैक्स, ये भी इतना ही आएगा, और ये भी इतना ही आएगा। चारों का टोटल 36.4, 14,04,00,000। ये लो जी, पूरा नंबर में लिख दिया मैंने। ये क्या है, क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, इज इट स्टैंडर्ड डेविएशन, नो। क्या है ये, दिस इज वेरियांस, एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो एच डी ऑफ एक्स क्या होगा, इसका रूट कर दो, इस पूरी वैल्यू का रूट करना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि 14,400 का रूट कर दो आप, 14,400 के आगे 1,00,000 लगा के इसका रूट कर दो। 120 लाख गलत आया है ना आपका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आएगा 37947, गलत हो जाएगा, पूरी वैल्यू नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि लैक्स का भी तो रूट करना पड़ेगा ना। आपने 14,400 का रूट कर दिया और लैक एज इट इज लगा दिया, इस लैक का भी तो रूट होगा, तो पूरी वैल्यू लिखना है, ध्यान रखना। ये लो आंसर आ गया। तो दोनों चीज निकाल दी हमने प्रोजेक्ट एक्स की। फर्स्ट पार्ट में बोला था एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, सेकंड पार्ट में बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो दोनों चीज निकल चुकी। चले आगे, प्रोजेक्ट वाई पे चलो। सेम काम प्रोजेक्ट वाई के लिए करना है आपको, आप करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट इज वाई बार एंड व्हाट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चलो जी कैलकुलेट करो, ये रहा डेटा आपके सामने।
447। ठीक है, और वाई बार कितना आ रहा है वो तो बताया नहीं आपने। एच डी आ रहा है 44497। ये सेम सबका देख लेना, जिसका डिफरेंट हो वो बता देना। वाई बार 90,000 ही आ रहा है, इसका भी दोनों का सेम है मतलब। ठीक है, दोनों का एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है। सबने कर लिया हो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, आपने निकाल दी, दोनों की 90,000 आई है। सेकंड बोल रहा है दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, आपने निकाल दी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसमें कवर हो गए हैं आपके। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है आपको विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई। रिस्क किससे निकलता है बताओ मुझे, रिस्की कैसे पता लगता है। देखो दोनों का एनपीवी तो सेम है 90,000, तो एनपीवी के बेसिस पे तो दोनों प्रोजेक्ट का कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। तो सिंपल है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है। सही है ना बात। और अगर एनपीवी दोनों का अलग अलग होता तो आप सीवी निकालते, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लिख देते हैं सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स is same, therefore the riskiness of the project can be judged through standard deviation only। ठीक है जी। accordingly प्रोजेक्ट किसका एचडी ज्यादा था, प्रोजेक्ट एक्स का एचडी तो 37,947 है, वाई का 44, वाई का ज्यादा है। देयरफॉर आप बोलोगे अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्की। ठीक है जी। और अगर एनपीवी अलग अलग होता दोनों का तो फिर सीवी निकालना पड़ता। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी अपॉन एक्स बार। ठीक है, बोलो हाँ या ना। देन पूछ रहा है व्हाट इज पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, पीआई निकालना है। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन में आउटफ्लो दे रखा है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो नहीं दे रखा है, डायरेक्ट एनपीवी दे रखा है। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। हम लिख सकते हैं इस तरीके से, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस एनपीवी तो होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। देयरफॉर प्रोजेक्ट एक्स की बात करोगे तो पीआई इज इक्वल टू कितना, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 3 लाख, 3 लाख प्लस एनपीवी है 90,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख। तो पीआई कितना आएगा 1.30। और ऐसे ही आप निकालो वाई का, वाई का पीआई कितना आ रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है 3,60,000, 3,60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000। 1.25। ओके, दिस इज पीआई। बस पीआई पूछा ही है और कुछ डिसीजन विसीजन कुछ नहीं पूछा। लो जी क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन में जो टेक्निक थी वो ऑलरेडी आपको आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो फ्यूचर की जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे भी तो जज करते हैं हम, ठीक है। इसका एचडी ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की है, इसका एचडी कम है वो कम रिस्की है। तो देखो टोटल पांच मेथड बोल सकते हो या पांच अप्रोच बोल सकते हो जो हमने पढ़ी है, जिनसे फ्यूचर की जो रिस्क है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक आज के लिए काफी है, इतना ही। चलो आज 5 मेथड किए हैं, उनको एक बार अच्छे से वापस से रिवाइज करना। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था डिसीजन ट्री वाला, और बाकी जितने क्वेश्चन सोल्व किए इन सबको एक बार रिवाइज करना है, खुद को दोबारा सोल्व करना। ठीक है, इतनी और टेक्निक होगी लगभग, वो कल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम। ओके, ओके हरीश जी, जो कितने दिन का कोर्स बाकी है? कोर्स बाकी है मैक्सिमम 2 डेज, मैक्सिमम। तो एक कल हो जाएगा, एक कोशिश करेंगे परसों हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जेड स्कोर कौन सा? विच इज जेड स्कोर? एसपीएम वाला? वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा उसमें आपको याद करने का एक फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। अभी रेडी हो तो अभी एक मेथड और करवा देता हूँ, बोलो। इफ यू हैव स्टेमिना देन एक मेथड और कर सकते हैं हम आज। कल? कल? कल नहीं नहीं नहीं। ठीक है, कोमल कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो डेरिवेटिव का, बोलो। जून 18 क्वेश्चन 6। जून